नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब ने। बहुत शुक्रिया साजिद हबीब साहब। साजिद हबीब साहब, जो मोस्ट इम्पर्टिनेंट क्वेश्चन मेरे नाचीज़ राय में जो बनता है वो दो पहलू हैं एक सवाल के। पहला तो ये है कि ये तो हम जानते ही हैं कि एक बड़ी ह्यूमिलेशन हुई है उनकी, और कुछ सोच नहीं रहा था कि इतने बड़े सतह पे ईरान उनको डैमेज करेगा। अब वो कह रहे हैं और ये मुख्तलिफ मीडिया से आ रहा है कि जी अब उनके पास एक ये वो टेक्टिकल वेपन इस्तेमाल करेंगे। बाद प्रोफेसर, अभी मैंने कोट कर रहा था, MIT के कोई थियोडोर पोस्टॉल साहब हैं जो कि बड़े बजाय क्रिटिकल होते हैं अमेरिकन पॉलिसी के, वो कह रहे हैं जी कि ये तो एक होमिसाइडल मैनियक है, तो ही कैन गो टू एवरी एक्सटेंट। पहली तो मैं ये बताएं कि व्हाट इज़ अ टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स यूज अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, और ये अगर खुदा न खास्ता होता है तो कितना ये इस खित्ते में क्या बीत जाएगी। जनाब साजिद हबीब साहब। बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल, ये तो पागलपन वाली बातें हैं। देखिए, न्यूक्लियर वेपन है, उसमें रिएक्शन वही होता है। टेक्टिकल का ये है कि उसको लिमिटेड एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर ग्राउंड बैटल हो तो आर्टिलरी के जो गोला होता है उसको भी छोटा सा एक न्यूक्लियर टेक्टिकल वेपन बनाया जा सकता है, जिसका जो रेडिएशन इफेक्ट है वो लिमिटेड होता है, लेकिन इट्स अ न्यूक्लियर वेपन। तो अगर आप इसमें डिफ्रेंशिएट करिए कि आपने स्ट्रेटेजिक लेवल का जो आपने नागासाकी हिरोशिमा पे गिराया था, यो उसको आप स्ट्रेटेजिक कहते हैं, इसको न्यूक्लियर कहते हैं, ये न्यूक्लियर ही है। इसमें एक दूसरी चीज जो ये इन्होंने पहले भी की थी, जिसको हम न्यूट्रॉन बॉम्ब कहते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन उसमें जो है एक्सप्लोजन नहीं होता, उसमें हीट इतनी जनरेट होती है कि हर चीज को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को, जिंदा लोगों को, जानवरों को, उनको जला देती है, स्ट्रक्चर्स को डैमेज नहीं होता। तो ये अपनी तरफ तो मैं देख रहा था इनके मीडिया में कि वो कह रहे हैं कि जी ये क्लस्टर बॉम्ब यूज कर रहे हैं या फलाना कर रहे हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में नहीं कर सकते। तो भैया, आप कौन सा चार्टर पढ़ के ईरान पे हमला किया था आपने? तो टैक्टिकल इज अ न्यूक्लियर वेपन फॉर थोड़े लिमिटेड एरिया के लिए। तो क्या पॉसिबिलिटी क्या है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है फिर तो वो कैसेंजर की बातें याद आ रही हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के वो ड्रम सुन रहा था, वो ड्रम सुनते सुनते बेचारा गुजर गया। तो ये उसके थर्ड वर्ल्ड वॉर ही है। इसे आप देखें कहां तक फैल गई है, और अगर इसमें न्यूक्लियर एलिमेंट आ जाता है तो फिर पीछे क्या रह जाता है? जी मियां साहब। इज द न्यूक्लियर। जी मियां साहब। लेकिन एयर मार्शल साहब, फास्फोर्स जो बम है वो तो इस्तेमाल किया गया है लेबनान में भी, और यहाँ ईरान में भी बताया जा रहा है कि थर्मोहाक बम जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। जो स्कूल पर बम गिराए गए वो भी इसी तरह के बम थे, और जिसमें जो है बच्चियों की लाशें तक नहीं जो है वो मिली, बहुत कम वहां पर जो है वो लाशें मिली हैं जो बच्चियों की शहादतें हुई। ये तो उन्होंने यहाँ तक तो उन्होंने कर दिया है, और आगे जो कहा जा रहा है कि आज की रात बहुत कहरनाक होगी, ये वजीर जंग जो है अमेरिका के वो कह रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब सर, कुछ मालूमात आपके सामने रखूंगा कि खबर ये आ रही है कि ईरान के पास 80,000 शाहिद ड्रोन्स हैं और 50,000 मिसाइल्स हैं, 10,000 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं। और ईरान ने यह भी कहा है कि अब तक हमने जो मिसाइल चलाए वो तो सारी दुनिया ने देख लिए, लेकिन अब इसके बाद 1 से 2 टन वजनी मिसाइल जो है वो भी जो है वो मारे जाएंगे, क्योंकि जवाबी हमले जो है ईरान कर रहा है। ईरान ने अब तक क्लस्टर बम जो है वो मिसाइल जो है वो चलाए हैं, ईरान ने जो है हाइपरसोनिक मिसाइल चलाए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल भी चलाए हैं, और ताक के निशाने लगाए हैं, इसमें कोई शक नहीं, जवाबी हमले किए हैं। लेकिन अब ईरान कह रहा है हमारे पास सरप्राइज है। सरप्राइज क्या हो सकता है सर? क्योंकि अभी जो ईरान ने किया है इससे इजराइल का ये हाल है कि वहां पर हर तरफ तबाही है। अगर सरप्राइज दे दिया तो क्या बनेगा? सरप्राइज दे दिया तो फिर मेरा ख्याल है कि एनाइलेशन जो वो ईरान की करना चाहते थे वो इनकी होगी, इसराइल की होगी। देखिए, अभी जो आपने स्टेटमेंट का जिक्र किया कि आज की रात बड़ी खौफनाक होगी, और फिर वो हमने देखा कि वो B-1 बॉम्बर, जिसको बोन भी कहते हैं, बी और ONE B-1 होता था तो उसको बोलने में बोन कहते हैं, या उसका जो नेटो नाम है वो लांसर भी है। उसमें सिर्फ ये कि कन्वेंशनल वेपन कैरी करते हैं तकरीबन 57-58 टन, ये उसका पेलोड है। तो मेरे ख्याल में कि अब चूंकि उसको भी ले आए हैं, और वो हाई स्पीड भी है, अगर लो ऑल्टीट्यूड पे हो तो तकरीबन सुपरसोनिक से थोड़ा सा नीचे वो स्पीड पे रहते हुए वसी एरिया में आप देखें 57 टन, ये तकरीबन आप देखिए कि 57,000 kg और कोई 1.5 लाख पाउंड बनता है। तो अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिवाय इसके कि ये फ्रस्ट्रेशन है उनकी कि ईरान ने जिस तरह से इनको टैकल किया है और नुकसान पहुंचाया है, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है
इसकी फ्रस्ट्रेशन की ना मैं एक मिसाल देता हूं कि मैं अभी एक स्टेटमेंट देख रहा था कि अब लेटेस्ट गुफ्तगू में आपको पता है ट्रंप वैसे भी बैकी बैकी बातें करते हैं। अब उसने इल्जाम जो है अपने स्टाफ के ऊपर लगाना शुरू कर दिया, अपने सेक्रेटरी डिफेंस के ऊपर लगाना शुरू किया, विटकॉफ पे लगा दिया है कि मैंने इनको सुना था कहते हुए कि ईरान हमला करने वाला है, इसलिए मैंने कहा कि हमला करो। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है इस बंदे की, जिसने सोचा था कि मैं सुपर पावर का मैं बॉस हूं, मैं उसका सदर हूं और मैं 3-4 दिन में इनको तबाह कर दूंगा, कैपिचुलेट कर दूंगा, अनकंडीशनल सरेंडर कर दूंगा। तो उसका आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें कोई तफसील में जाने की जरूरत है कि ईरान ने क्या किया है इनके साथ कि ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा ये बताइए, आपको लगता है फ्रस्ट्रेशन की बात की है, जो ट्रंप हैं उन्होंने कल ताबूत देखे अमेरिकी फौजियों के, तो शायद वो ताबूत देखकर घबरा गए, क्योंकि जो ईरान कहता है वो कहता है कि हमने 560 फौजी मार दिए और 160 जो हैं वो उनको कैदी बना लिया। आज भी जो ईरान ने हमला किया है वो फौज पर हमला, अमेरिकी फौज पर हमला किया गया है और वहां पर भी बताया जा रहा है कि बहुत से जख्मी और बहुत से जो है वो हलाक हो चुके हैं। तो क्या ईरान जो है वो भागने की तैयारी में है ताबूत देख के? ट्रंप की बात करें, जी 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 बिल्कुल, क्योंकि कल उसने कहा है ना कि वॉर तकरीबन शॉर्टली, जी जी बड़े शॉर्टली खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने ये कल स्टेटमेंट भी दी है और अब वो इसको लिमिट करने की बात कर रहा है। प्यूटन से बात की है, उसको भी हौसला अफजा बात उसने करार दे दिया है। हालांकि प्यूटन से बात के बाद प्यूटन ने बड़े क्लियरली कहा कि वी आर स्टैंडिंग विद तेहरान, ये बड़े क्लियरली उन्होंने कहा है। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इनके, और जो किसी भी अमेरिकन मीडिया के अलावा किसी दुनिया के मीडिया ने, वो चाइनीज हो, वो रशियन हो, वो अल जजीरा हो, उन्होंने ये 5 से 7 अमेरिकी के कॉफिन बॉक्सेस को एग्री नहीं किया। वो सब कह रहे हैं कि जो कैजुअलिटीज हैं इससे बहुत ज्यादा है और जब मल्टीपल इनके जाना शुरू होंगे और कॉफिन बॉक्सेस, तो जो डोमेस्टिक प्रेशर इसके ऊपर पड़ना है वो ह्यूमिलिएशन, और आइंदा इलेक्शन का जो पर्पस था वो ह्यूमिलिएशन, ईरान के अनकंडीशनल सरेंडर का ह्यूमिलिएशन, ये सारी इसको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अच्छा ये फरमाइए कि ये हम इस वक्त ज़ाहिर हमारी इतना बड़ा बॉर्डर है उसके साथ, हम कंसर्न हैं कि अगर खुदा न खास्ता वो इस तरह का वेपन इस्तेमाल करते हैं तो उसके असरात इधर भी आ सकते हैं। और जो न्यूक्लियर विंटर के बारे में जो आप बात करते हैं, व्हाट शुड बी आवर रोल, व्हाट इज़ आवर रोल, एंड डू यू थिंक कि हम जिस तरीके से इसमें रोल प्ले कर रहे हैं वो पॉजिटिव है? जी मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली हम जो रोल प्ले कर रहे हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव है। अभी भी मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने खामेनेई साहब को ताज़ियत का उनको लेटर भी लिखा है, उनसे बात भी की है। बात करने का मतलब ये भी है कि उन्होंने ताज़ियत की उनके वालिद साहब की और उन्होंने एक तरह से कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। जी टेक्टिकल, गेटिंग बैक टू पॉइंट का पहला हिस्सा, टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की सबसे बड़ी जो कबाहत होती है वो यही होती है कि हवा किधर की चलेगी और वो जो रेडियो एक्टिविटी को किस तरफ ले जाएगी। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर हमारे बॉर्डर की तरफ वो कोई इस तरह की चीज होती है और हवा जो है हमारी तरफ की चलती है, तो ये तो, या किसी भी मुल्क की तरफ चलती है, तो ये लिमिटेड नहीं रहेगा। और इसमें सोचना चाहिए कि ईरान के इर्द गिर्द एक तरफ तो पाकिस्तान है, बाकी दूसरी तरफ जो का है वहां पे तो अमेरिकी अड्डे बैठे हुए हैं, वो तो सारे इनके हलीफ हैं जो बैठे हुए, गल्फ स्टेट या सऊदी अरेबिया है, वो तो सारे इनके हलीफ हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि नौबत आएगी न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन। हाँ, नेतन्याहू कुछ भी कर सकता है। नहीं, नेतन्याहू आपके ख्याल में बाला अटैक कर सकते हैं? उसके पास आर्सेनल तो है, डिलीवरी सिस्टम भी है, हालांकि उन्होंने धमाका तो नहीं किया, बट दे हैव गॉट ऑट 70 बम्स जो बताया जाता है। तो क्या वो ऑन हिज ओन अमेरिका की विल के बगैर भी अटैक कर सकता है आपके ख्याल में? देखिए अभी तो इनका जो तेल की तनसीबात पे हमला किया, इसी में दोनों में फड्डा पड़ा हुआ है। अमेरिका सख्त नाराज है उसके ऊपर जो ईरान की जो न्यूक्लियर इसकी जो तेल की तनसीबात के ऊपर हमला किया है, क्योंकि तेल ही तो उनका मुद्दा मकसद है जिसके लिए आना है। तो अगर तेल की तनसीबात के ऊपर फड्डा हो सकता है तो आई थिंक न्यूक्लियर में बट ये मैं नेतन्याहू को जितना वो डेविलिश माइंड है वो अपनी साख बचाने के लिए या शिकस्त, बिकॉज तल अबीब के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और अभी अगर वो लेबनान की तरफ फॉस्फोरस बम फेंक रहे हैं तो वहां से भी इनको ठीक ठाक इनके ऊपर मिसाइल और ड्रोन इनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो उससे कुछ भी बाइट नहीं है। आई होप एंड प्रे कि वो नौबत ना आए। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो एयर वाइस मार्शल साहब उसकी है कोई नहीं। मैं 11 दिन की जो जंग, जी 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 मियां साहब गो अहेड। जी मियां साहब। जी जी सर 11 दिन की जो जंग सामने आई है उसमें तो ये पता देखने में आया है कि इजराइल ने पूरी कोशिश की है कि पूरे गल्फ जो है उसको जंग की लपेट में लाया जाए और उसमें आग लगा दी जाए और पूरे खित्ते को झुलसा के रख दिया जाए
और उसमें तमाम मुल्कों को जो है वो खुद अटैक करके उस पर ईरान ने जो कि तरदीद की है कि उन्होंने अटैक नहीं किए, ना उन्होंने तुर्की पर अटैक किया, ना उन्होंने अजरबैजान पर अटैक किया, ना उन्होंने सऊदी अरब के उस ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया। ये कोशिश तो उनकी नाकाम हो गई है। अब क्या आप समझते हैं कि जो अरब वर्ल्ड है या मुस्लिम वर्ल्ड है वो ईरान के साथ जो है वो बिल्कुल मुत्हिद हो जाएगी और उनकी साजिश नाकाम हो जाएगी और वो हजीमत जो है वो जो उठा रहे हैं वो मजीद उनको उठानी पड़ेगी अमेरिका और इसराइल को? भैया साहब, जो फाइनल आउटकम जो भी हो तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल को सूरत हाल कैसे डेवलप होती है। अभी तक जो ईरान ने इनके साथ किया है, उसके बाद ये जो हरकत इसराइल की आप गिना रहे हैं, और कतर में तो इनके पकड़े भी गए बंदे, कई जगहों पे अरब मुल्कों में पकड़े हैं मोसाद के, जो कि बॉम्ब्स इस तरह की हरकत करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद कम से कम मुझे यकीन है कि अरबों को दो चीजों की समझ आ गई। पहली बात तो यह कि अमेरिकी यहां पे आपके दिफा के लिए नहीं बैठे हुए थे, वो इजराइल के दिफा के लिए बैठे हुए थे। दूसरी बात यह कि $2 ट्रिलियन का जो आयरन डोम था वो पेनिट्रेट हो गया। और तीसरी बात यह है कि ट्रिलियंस और ट्रिलियंस का असला उनसे खरीद के इनको क्या फायदा हुआ। तो मेरा ख्याल है सोचेंगे जरूर कि इससे बेहतर है कि हम अपने खित्ते में अपने पड़ोसियों के साथ अमन से रहें।